हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं शीत सर आप सभी का स्वागत करता हूं तनु क्लासेस पर। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, हम लोग 11th पॉलिटिकल साइंस की पहला बुक पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसका पहला चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों राजनीति सिद्धांत एक परिचय। इस चैप्टर को हम लोगों ने इस चैप्टर का लेक्चर क्लास देख चुका हूं प्यारे बच्चों, और साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इससे बनने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, और हम ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी आपको करवाएंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या तो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने की संभावना होती है। प्यारे बच्चों, अगर आज की क्लास आप शांतिपूर्वक ध्यान से बढ़िया से पढ़ लेते हो तो आपको इसके अलावा यहाँ से पूछे जाने वाले जितने प्रश्न हैं इससे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तुम दे पाओगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अगर इस चैप्टर का पूरा क्लास नहीं किया है तो प्यारे बच्चों तनु क्लासेस बाय 11th पॉलिटिकल साइंस बाय तनु क्लासेस करके सर्च कर लेना, वहां पर आपको ये सारा क्लास मिल जाएगा, आप कर लेना प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, और हमारा पहला ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 प्यारे बच्चों, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय, यानी यही चैप्टर का नाम है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही बनता है सर, पहला क्वेश्चन कि राजनीति या राजनीति विज्ञान क्या होता है। भाई देखो, हम 11th में प्यारे बच्चों राजनीति या राजनीति विज्ञान एक ही शब्द मानेंगे, और ये क्या होता है हमसे ये पूछा है। प्यारे बच्चों, हमने बहुत बार तुम्हें बताया है कि देखो इसके लिए 3 अवधारणाएं हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। पहली बात कि अगर हम राजनीति की बात करें प्यारे बच्चों, तो राजनीति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से बना प्यारे बच्चों? तुम कहोगे सर 2 शब्दों से। 2 शब्द कौन? एक होता है राज्य, एक होता है नीति। एक क्या होता है? नीति। अगर हम प्यारे बच्चों राज्य की बात करें तो राज्य मतलब होता है देश या राष्ट्र, ये हो गया प्यारे बच्चों। और नीति मतलब हो गया वहां के नियम कानून या यहाँ के प्रशासन या शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था यानी किसी भी देश को, शासन व्यवस्था यानी किसी भी देश को चलाने के लिए वहां जो शासन व्यवस्था लागू की जाती है, इसी का जो अध्ययन है ना प्यारे बच्चों, इसी का विस्तृत जो अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन, यह अध्ययन हमारा राजनीति विज्ञान कहलाता है। ये एक अर्थ हमारा ये निकलता है, यानी एक अर्थ हमारा ये है कि राजनीति जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है सर, और 2 शब्द जो है, एक है राज प्लस नीति, और राज्य का मतलब हुआ कि देश या राष्ट्र, या नीति का मतलब हुआ शासन व्यवस्था, यानी कि इसका विस्तृत जानकारी जो विस्तृत अध्ययन है वही हमारा राजनीति कहलाता है। ये प्यारे बच्चों एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ हमारे पास ये आता है, दूसरा अर्थ क्या आता है कि राजनीति जो है ना, राजनीति, वो राजनीति को हम लोग कहते हैं पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं? पॉलिटिक कह दीजिए, पॉलिटिक्स कह दीजिए, पॉलिटिक्स। ये जो है ना शब्द, ये शब्द प्यारे बच्चों यूनानी भाषा के, कौन से भाषा के प्यारे बच्चों? यूनानी भाषा, इसको कहते हैं हम लोग यूनानी भाषा, समझ गए ना। अच्छा, यूनानी भाषा के, कौन सा भाषा प्यारे बच्चों? यूनानी भाषा के, या पॉलिश शब्द से बना हुआ है। कौन शब्द से बना हुआ है बच्चों? पॉलिश शब्द से बना हुआ है, और इस पॉलिश शब्द का मतलब होता है बुआ नगर या राज्य। कौन होता है? नगर या राज्य। आप कहोगे सर ये बात किसने कहा था? मैं बार बार आपके पास दोहराता हूं कि यह बात प्यारे बच्चों अरस्तु के द्वारा कहा गया, अरस्तु के द्वारा और वहां के प्लेटो के द्वारा। इन सभी जो पुराने जो प्राचीन काल के बहुत बड़े बड़े राजनीतिक है ना, इन्होंने इस बातों की जानकारी दिया था। तो ये 2 बात तो आप समझ गए, लेकिन तीसरा बात भी आप समझ लीजिए प्यारे बच्चों। अब जो बात समझ लीजिए, तीसरा बात भी समझ लीजिए। अब तीसरा बात क्या होता है राजनीतिक संबंध में, एक और बात हमारे पास बहुत जोर शोर से ये हल्ला करता है कि सर हमारी भी कहानी सुनाया जाए। तो चलो कोई बात नहीं, हम सुनाते हैं कि राजनीति जो होता है ना, राजनीति, इसमें हम अध्ययन किसका करते हैं, इस आधार पर भी इसका परिभाषा बना सकते हैं। यानी कि राज्य में हम जो अध्ययन करते हैं वो 3 चीज करते हैं। कितना चीज का प्यारे बच्चों? 3 चीज का। कौन कौन? एक करते हैं प्यारे बच्चों राज्य का, यानी कि स्टेट कह दीजिए प्यारे बच्चों, समझ गए। एक भाई शासन का या गवर्नमेंट का, शासन का समझते हो ना, गवर्नमेंट का। और प्यारे बच्चों एक करते हैं सत्ता का, यानी कि पावर का। किसका करते हैं प्यारे बच्चों? पावर का, यानी सत्ता का। इन 3 अर्थों में हम राजनीति को बहुत ही बढ़िया से समझ सकते हैं, और तीनों अर्थ में आपको समझ में भी आ गया होगा कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूं और क्या आपको इन सभी बातों में समझना है। समझ गए ना प्यारे बच्चों? अब चलो हम इसी आधार पर राजनीति की एक परिभाषा निकालते हैं, राजनीति क्या होता है इस बात को जानते हैं। देखो, अर्थात राजनीति या राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। सबसे पहली बात कि भाई ये कोई विज्ञान नहीं है, एक सामाजिक विज्ञान है, और सामाजिक विज्ञान है जो राज्य, शासन और सत्ता या प्राधिकार का अध्ययन करता है। यानी क्या अध्ययन करवाता है प्यारे बच्चों? स्टेट का अध्ययन करवाता है, गवर्नमेंट का अध्ययन यानी कि शासन का, और सत्ता यानी पावर का अध्ययन करता है। और राजनीति या राजनीति विज्ञान का अर्थ है देश या राज्य या समाज को चलाने का तरीका समझना, यानी इसमें सरकार कैसे बनती है,
कानून कैसे बनाए जाते हैं और जनता के अधिकार क्या होते हैं। यानी प्यारे बच्चों हमारे देश में या हमारे राज्य में या हमारे समाज में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, कैसे हमारे लोग वहाँ की सरकार को चुनते हैं, या हमारे लोग के पास क्या अधिकार है, वहाँ के सरकार के पास क्या अधिकार है, हमारे लोग के पास क्या प्यारे बच्चों कर्तव्य है, या कैसे हम लोग सरकार को चुनते हैं। इन सभी बातों का जो अध्ययन है ना हम राजनीति में करते हैं, समझ गए ना। और यह सब सिखाया जाता है। राजनीति विज्ञान हमें अच्छे नागरिक बनने और देश के विकास में भाग लेने के लिए समझ दिखाता है। यानी राजनीति विज्ञान अगर जो पढ़ा रहता है वो समझ लेता है हमें एक अच्छे नागरिक कैसे बनना है, या हमें इस भारत के हमारे प्यारे बच्चों हमारे प्यारा देश भारत के विकास में हमें क्या योगदान देना है। इन सारी बातों की जानकारी हमें हो जाती है जब हम राजनीति या राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है वो सत्ता क्या होता है। भाई एकदम प्यारे बच्चों एकदम शानदार सा प्रश्न है कि सत्ता यानी कि पावर क्या होता है। कई बार पूछा जाता है। देखो होता क्या है कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव कोई व्यक्ति है रामलाल, क्या नाम है इसका, रामलाल नाम है बुआ, रामलाल अक्सर आ जाता है हमारे पास, रामलाल है। ये रामलाल जो है चुनाव लड़ता है, क्या लड़ता है बुआ, चुनाव। तुम कहोगे सर चुनाव ये क्यों लड़ता है, सबसे पहला प्रश्न। तो हमारा आंसर रहेगा सत्ता प्राप्त करने के लिए। सत्ता मतलब पावर प्राप्त करने के लिए। चलो तो ये पावर को जानेंगे ना, मतलब कौन सी पावर की बात कर रहे हैं हम समझ गए ना। यानी अभी जो बीजेपी सरकार है या आरजेडी सरकार है या जेडीयू सरकार है वो चुनाव इतना प्रचार क्यों कर रही है, या चुनाव में इतना जो है भाई मतलब 10,000 रुपया देना या ये करना वो करना, नौकरी देंगे 10 लाख, ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि बच्चे अभी चुनाव है और अभी वह समय है जिस समय में वह अच्छा कर लेगा तो उसके पास सत्ता चल जाएगी, यानी उसके पास पावर चल जाएगा। अर्थात देखो सत्ता वह क्षमता होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या संस्था दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकता है। यानी सत्ता वह होता है जो व्यक्ति दूसरों से अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सकता है। तुम खुद समझो हमारे गांव के मुखिया है कोई, तो मुखिया जो कहेगा हम लोग को लगभग वैसा करना पड़ता है। भाई मुखिया ऐसा तो नहीं ना कहेगा मर जाओ तुम, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ जहां तक प्यारे बच्चों वो मुखिया हमें कहेगा वहां तक हमें करना पड़ेगा। अर्थात सत्ता जो पावर है वो क्षमता होती है जिनके द्वारा कोई व्यक्ति या संस्था दूसरे पर अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाता है। सत्ता रखने वाला व्यक्ति लोगों को लाभ दे सकता है या दंडित कर सकता है या प्रभावित कर सकता है। सरल शब्दों में सत्ता का जो है मतलब दूसरों पर नियंत्रण या प्रभाव रखना है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, यानी जो सत्ता वाला होता है, ऐसे तुम बात करो हमारे सीएम यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं पूरे राज्य को संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं बुआ, राज्य को संभालते हैं और अपने विचार धारा के अनुसार इस राज्य को ना प्यारे बच्चों चलाने का काम करते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बुआ, सत्ता कहते हैं, सत्ता। तो समझ गया ना रामलाल क्यों सत्ता प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वह दूसरों पर अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाना चाहता है, या दूसरों को अपने विचार से प्रभावित करना चाहता है, या दूसरों को कहता है कि हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही काम करना पड़ेगा, इसीलिए सत्ता आती है। ठीक है, आ जाओ। पॉलिटिक्स शब्द मैंने इसे समझा दिया प्यारे बच्चों कि पॉलिटिक्स शब्द की रचना जो है किसने किया है। तो भाई बहुत अच्छे से बताया जाता है कि पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, पॉलिटिक्स एक पुस्तक भी है और पॉलिटिक्स एक शब्द भी है प्यारे बच्चों, समझ गया ना। इस शब्द की रचना किसने किया है, तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है ना ये हमारे अरस्तु का है। और अरस्तु जो है प्यारे बच्चों जिन्हें हम राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। और इन्होंने ही इस पॉलिटिक्स नामक शब्द की रचना किया है। यानी पॉलिटिक्स शब्द जो है की रचना प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने की थी, और उन्होंने नगर राज्य यानी पॉलिस और शासन व्यवस्था यानी कि पॉलिटी को जोड़कर यह शब्द बनाया था। इसका अर्थ है कि राज्य और शासन से जुड़ी गतिविधियां। यानी प्यारे बच्चों आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि जो पॉलिटिक्स शब्द है ये पॉलिस शब्द से बना हुआ, पॉलिस शब्द से। और आपको मैंने यह भी बताया, देख लो यहाँ मैंने आपको यह भी बताया था कि सर ये जो बात कहा था किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। और ये किसके लिए कहा था, नगर और राज्य के लिए यूनानी भाषा में पॉलिटिक्स नामक शब्द का रचना हुआ है। और इनकी पुस्तक भी एक जानते हो ना, इनकी पुस्तक भी है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक, समझ गए। इस कारण से प्यारे बच्चों अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना रहता है, और अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से आंसर दे दोगे, हमें पूरा का पूरा विश्वास है। अगला प्रश्न, स्टेट शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है। बच्चे तुम्हें बता दें मैं कि स्टेट शब्द भी क्या है, एक प्यारे बच्चों रोमन भाषा का शब्द है। रोमन भाषा का शब्द है जो स्टेटों से बना हुआ है। स्टेटों से प्यारे बच्चों स्टेटी बना और स्टेटी से धीरे धीरे उभरित होकर स्टेट बन गया। तुम कहोगे सर स्टेट शब्द जो है किसने दिया था, तो प्यारे बच्चों ये मैकियावेली ने दिया था, जिन्हें हम जानते हो ना, जिन्हें मैकियावेली, देखो यहाँ पर लिखा है ना मैकियावेली। इस मैकियावेली को प्यारे बच्चों आधुनिक
आधुनिक राजनीति का जनक कहते हैं प्यारे बच्चों। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने स्टेट यानी राजनीति का जनक, प्यारे बच्चों इन्होंने स्टेट शब्द दिया था, यानी कि स्टेट मतलब बुआ राज्य शब्द दिया था। कौन? मैकियावेली ने। और इन्होंने इसका मतलब समझाया। इन्होंने कहा कि रोमन भाषा की स्टेटो शब्द, यानी कि रोमन भाषा का रोमन भाषा का प्यारे बच्चों देखोगे स्टेटो जो शब्द है ना, इस शब्द से ना स्टेट बना है, स्टेट बना है प्यारे बच्चों। यही बात आपको समझना है यहाँ पर। यानी कि आप कहोगे सर स्टेट शब्द की उत्पत्ति जो है मैकियावेली द्वारा रोमन भाषा के स्टेटो और स्टेटी के प्रयोग से हुआ है। बाद में इन्हीं शब्द को स्टेट शब्द मान लिया गया। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक निश्चित भूभाग पर शासन करने वाली संगठित राजनीतिक सत्ता। यानी प्यारे बच्चों एक निश्चित भूभाग पर, जैसे हमारा बिहार में जो शासन कर रही है एक संगठित सरकार है, उसी को तो हम शासन चलाने वाला जो जितना भूभाग है उसी को तो राज कहते हैं बच्चे। जैसे तुम सोचो कि हमारा पूरा ये देश है, हमारा पूरा प्यारे बच्चों ये पूरा हमारा देश है, ये पूरा हमारा देश है। इस देश पर कोई ना कोई सरकार है कि नहीं है? तुम कहोगे जी सर है सरकार। और ये सरकार यहाँ की सत्ता चला रही है कि नहीं चल रही है? चला रही है, बिल्कुल सर चला रही है सत्ता। तो सत्ता चला रही है प्यारे बच्चों, तो उसी को तो हम स्टेट कहते हैं। तुम कहोगे जी सर इसी को स्टेट कहते हैं, ये तो बात सही है, इसी को स्टेट कहते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों इसी को स्टेट कहते हैं। यानी कि एक भूभाग, एक निश्चित भूभाग पर जो शासन व्यवस्था चला जा रहे हैं उस शासन व्यवस्था का संगठित रूप जो है ना प्यारे बच्चों वो स्टेट कहलाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि स्टेट के 4 तत्व होते हैं, 4 तत्व होता है स्टेट का। और बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार विवरण हम यहाँ पर जान लेते हैं। पहला होता है बुआ प्यारे बच्चों भूभाग। मैंने आपको बताया ना भूभाग, यानी भूभाग मतलब क्या? एक क्षेत्र होना चाहिए। तो क्षेत्र है कि नहीं है? सीमा भी है क्षेत्र में। दूसरा होता है प्यारे बच्चों, दूसरा होता है भूभाग के बाद दूसरा होता है प्यारे बच्चों जनसंख्या। तो बताओ भारत में जनसंख्या भी है कि नहीं है? दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या है, यानी कि भूभाग भी हमारे भारत में है, जनसंख्या भी हमारे भारत में है। और तीसरा होता है बुआ सरकार, सरकार भी हमारे भारत में बीजेपी की और गठबंधन की प्यारे बच्चों। और चौथा होता है संप्रभुता, यानी कि प्यारे बच्चों हम किसी के अधीन नहीं है। अगर ये 4 चीज हो गया तो वो प्यारे बच्चों स्टेट कहलाएगा। और स्टेट हमारा भारत है भी। और प्यारे बच्चों याद रखना है, देखो पहले इस स्टेट का मतलब ना अरस्तु के अनुसार, अरस्तु जब स्टेट का मतलब बताया था, मैकियावेली जब इस स्टेट का मतलब बताया था, तो मैकियावेली के अनुसार इस स्टेट का मतलब क्या था? स्टेट का मतलब था राष्ट्र, एक देश। समझ गए ना? याद रखना तुम सभी, कोई दिक्कत नहीं ना? ये बात आपको याद रखनी है बिल्कुल तरीका से प्यारे बच्चों। और मैकियावेली ने कौन शब्द प्यारे बच्चों लिया था? ये रोमन शब्द लिया था, रोमन शब्द। और रोमन शब्द के स्टेटी शब्द से बनाया था, स्टेटी शब्द से स्टेट शब्द निकाला था। तो ये बात आपको पूरी याद होना चाहिए। समझ गए ना? बिल्कुल। आप कहोगे एकदम सर याद रहेगा, कभी आप भूल ही नहीं सकते, अब इतना अच्छा से बता दिया आप तो। चलो अच्छी बात है भाई, नहीं भूलोगे तो। आ जाओ, राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? देखो बच्चे एक बात याद रखना आप सभी कि कुछ ऐसे विषय होते हैं, देखिए जैसे कुछ ऐसे विषय होते हैं, जैसे विज्ञान की हम बात कर लेते हैं, विज्ञान में ही फिजिक्स भौतिकी की बात कर लेते हैं। हम अगर गणित की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, हम अगर रसायन शास्त्र की बात, 2 ही की बात करते हैं। इन सभी में क्या होता है? एक निश्चित नियम कानून होता है। हम कह लें एक निश्चित नियम कानून भी होते हैं और एक निश्चित प्यारे बच्चों नियम कानून भी होता है। और साथ में यह कभी बदलता नहीं है, यानी कि त्रिभुज का जो आकृति है वो कभी बदलेगा नहीं। समझ गए? लेकिन हम बात करें प्यारे बच्चों जो राजनीति विज्ञान है, ये राजनीति विज्ञान जो है प्यारे बच्चों यह मानव और समाज के अनुसार बदलते रहता है, मानव प्लस समाज के अनुसार बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि मानव और समाज दोनों जो है ये परिवर्तनशील है, यह हमेशा परिवर्तन रहता है, परिवर्तनशील है, यानी यह हमेशा परिवर्तन करते रहता है। और इस परिवर्तनशील के आधार पर ही यह बदलते रहता है बुआ, बदलते रहता है। कौन भाई? बदलते रहता है राजनीति भी। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहे हैं? इसीलिए हम इसे एक सामाजिक विज्ञान कहे हैं। तो क्या आपको समझ में आया इसे हम सामाजिक विज्ञान क्यों कह रहे हैं? किसको? राजनीति विज्ञान को। क्योंकि बच्चे ये सब विज्ञान है, ये सब ऐसे विज्ञान है जहाँ के नियम कानून भी समान होते हैं और यह नियम कानून कभी बदलता भी नहीं है। लेकिन अभी भारत का देख लो बच्चे, कभी राजनीति हमारा कुछ और रहता है। जैसे सपोज करो ना तुम बिहार में हो तो जाति के आधार पर राजनीति देखोगे, तुम यूपी में जाओगे धर्म के आधार पर देखोगे प्यारे बच्चों। यानी अलग अलग राज्य में जब भी जाओगे तो अलग अलग प्रकार के राजनीति आपको देखने को मिलेगा। और आप देख पाओगे कि राजनीति आपको अलग अलग मिल रहा है। जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान, ये सब के आधार पर राजनीति होती है बच्चे। भाषा के आधार पर तो होता ही होता है। यानी राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रकृति
कि वस्तुओं का नहीं बल्कि समाज में रहने वाले लोगों की सत्ता के संबंधों का अध्ययन करता है। यह जानने की कोशिश करता है कि समाज में शासन कैसे चलता है और लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी समाज और लोगों का विवरण देता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं प्यारे बच्चों। और यह परिवर्तनशील होता है, यह हमेशा बदलते रहता है, विज्ञान की तरह, भौतिकी की तरह या मैथ की तरह प्यारे बच्चों। यह ऐसा नहीं है कि इसके एक सूत्र होते हैं और उस सूत्र के आधार पर ही चलना पड़ता है, ऐसी कोई बातें नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। अजय अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान किन्हीं दो परंपरागत प्यारे बच्चों और दो आधुनिक विद्वानों का नाम लिखिए। परंपरागत विद्वान में प्यारे बच्चों हॉब्स को काट दीजिए, और हॉब्स में हॉब्स भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर लिख दीजिए अरस्तु का भी नाम लिख दीजिए। अरस्तु का नाम क्यों उठा देते हो? और जो आधुनिक है, डेविड स्टन का नाम लिख दिए, लॉसबेल का नाम लिख दिए, बिल्कुल एकदम प्यारे बच्चों। ये दो नाम आपको याद रखना। ये कौन है पता है ना, डेविड स्टन है, डेविड स्टन। इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न अभी आएगा, बहुत ही खतरनाक प्रश्न, डेविड स्टन, जो आप लोग से अक्सर छूट जाता है। डेविड स्टन प्यारे बच्चों इनका नाम है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा भाई दो पुराने जो परंपरागत होते हैं, मतलब पुराना जो है राजनीतिक का नाम लिखिए, दो आधुनिक राजनीतिक का नाम लिखिए, तो आराम से लिख सकते हैं। ये तो आसान सा प्रश्न हमारा हो गया, ये प्रश्न तो आसानी से बन जाना चाहिए आपसे। आ जाइए, राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बताइए। भाई राजनीति विज्ञान कैसे अध्ययन क्षेत्र करता है? सबसे पहली बात देखो, ध्यान सुना एक बात, मैं तुम्हें बताता हूँ राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बहुत सारी बातें, और इस बातों को ना तुम जोड़ जोड़ के लिख सकते हो। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र, राजनीति के अध्ययन क्षेत्र की अगर हम बात करें, मैं आपको बहुत सारा चीज बताऊंगा, केवल तुम्हें ध्यान से समझते चलना हर एक बातें। हुआ कोई ऐसा बातें नहीं होगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अगर नहीं आई समझ में तो फिर बता देना, तुम समझ में तो आना ही आना है, चाहे जैसे आ जाए। देखो हम बात चर्चा सब कर रहे हैं किस पर, राजनीति विज्ञान के, राजनीति के अध्ययन क्षेत्र पर। यानी राजनीति में हम क्या अध्ययन करते हैं? सबसे पहली बात तो पहला बात हमारे पास तो पहला बात क्लियर है कि सर राजनीति में जो हम अध्ययन करेंगे वो तीन बातों का अध्ययन करेंगे। कितनी बातों का? तीन बातों का। कौन कौन? पहला तो हो गया राज्य यानी कि स्टेट हो गया बच्चे, दूसरा हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास शासन यानी गवर्नमेंट, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा तो हमारे पास था ये है, वो क्या है? तीसरा पास जो पहला राज्य हो गया, दूसरा शासन हो गया, और तीसरा क्या है भाई? सत्ता यानी पावर। इन तीनों का तो अध्ययन हम करेंगे ही करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, इन तीनों का अध्ययन से तो हमें कोई नहीं रोक सकता भाई। राज्य राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में इन तीनों का अध्ययन तो हम करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम अध्ययन किसका करते हैं? सबसे पहली बात हुआ अध्ययन करते हैं हम किसका? हम अध्ययन करते हैं शासन कैसे चलाया जाता है, शासन कैसे चलता है, कैसे चलता है। लोग प्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं, लोग या जनता प्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं। ध्यान सुनना, एक एक पॉइंट लिख देते हैं बुआ। लोग जनता या प्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं, साथ में प्यारे बच्चों आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई सरकार क्या काम करती है, सरकार क्या काम करती है। इन सारी बातों की जानकारी है ना इस अध्ययन क्षेत्र में है। यानी कि आप अगर भाई राजनीति का अध्ययन करोगे तभी इन सभी बातों का अध्ययन आपको हो पाएगा, नहीं तो अध्ययन नहीं हो पाएगा। यहां तक आप ये भी जानिएगा कि भाई राज्य जो है, राज्य या पावर यानी सत्ता किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से काम करती है, से बुआ कार्य करती है। ये सारी बात भी आप जान पाओगे बच्चे। लोग वोट कैसे गिराते हैं, लोग चुनाव प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं, लोग बुआ वोट कैसे गिराते हैं, ये सारी बात जो है ना हम राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में ही रखते हैं प्यारे बच्चों। हम यह भी जान पाते हैं प्यारे बच्चों इसी अध्ययन क्षेत्र में कि एक अच्छा नागरिक कौन होगा प्यारे बच्चों। एक अच्छा नागरिक कौन होगा, नागरिक की बात प्यारे बच्चों जो हमारे देश के लिए एक अच्छा नागरिक कौन होगा, ये भी बात की हम जानकारी। यानी कि इन सारे बातों की जानकारी ना हम राजनीति के अध्ययन क्षेत्र से ही प्राप्त करते हैं। यानी जब तक हम राजनीति को पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम राजनीति को जानेंगे नहीं, इन सारी बातों में से एक भी बात की जानकारी हमें नहीं मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है बुआ यही तीन का अध्ययन हम लोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य का, शासन का और सत्ता का प्यारे बच्चों। शासन कैसे चलाया जाता है, शासन में प्रतिनिधि कैसे चुना जाता है, सरकार कौन बनाता है, ये सारी बात की जानकारी तो हमें यहीं से मिलती है। अगर यह ना हो तो हमें जानकारी मिलेगी नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। यानी बच्चे आप कहोगे सर राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र ना बहुत व्यापक है, इसमें राज्य, शासन और सत्ता से जुड़ी ना
सभी बातों की गहराई से अध्ययन करते हैं। और राजनीति विज्ञान में यह समझने की कोशिश की जाती है कि राज्य अतीत में कैसा था, यानी भविष्य में कैसा था, राज्य वर्तमान में कैसा है और राज्य भविष्य में भी कैसा होगा। इन सारी बातों की जानकारी हम जानते हैं कि राज्य पहले कैसा था, अभी कैसा है, आने वाला समय में भी राज्य कैसा होगा। समझ गए। इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि वे सभी समूह, दल या संगठन भी शामिल होते हैं जो सत्ता के संघर्ष में भाग लेते हैं। इसके साथ ही राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार, राजनीतिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई नई राजनीतिक अवधारणाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इस विषय छात्रों को समाज में कार्य प्रणाली, शासन व्यवस्था और लोगों के अधिकारों को समझाने में कोई समस्या नहीं होता। और हम यह भी समझ पाते हैं कि एक जो है इस प्रकार राजनीति विज्ञान जो है ना हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में सोचने और देश के विकास में योगदान देने की समझ विकसित करती है। अगर हमारे पास राजनीति ना हो, अगर हम राजनीति को नहीं पढ़ेंगे तो इन सारी बातों में से किसी भी बात का जानकारी हमें नहीं मिल पाएगा। अगर हमें इन सभी बातों में से किसी भी बात का जानकारी नहीं मिल पा रहा है तो फिर हमारे बीच क्या होगी, बहुत सारी समस्याओं का सामना आएगा और सामना करना पड़ेगा प्यारे बच्चों हमें। समझ गए। ये है व्यवहारवादी क्रांति प्यारे बच्चों, व्यवहारवादी क्रांति जिसे आपको समझना है। बोलो हाँ या नहीं। चलो करें स्टार्ट प्यारे बच्चों। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। आ जाओ तुम्हें हम व्यवहारवादी समझाते हैं, व्यवहारवादी समझाते हैं। देखो हुआ यह, सबसे पहली बात सुनो, हुआ यह प्यारे बच्चों कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ना मतलब परंपरावादी विचारधारा चल रहा था। यानी कि व्यवहारवादी हम पढ़ेंगे, व्यवहारवादी के बारे में जानेंगे, लेकिन इसकी व्यवहारवादी अवधारणा कह दीजिए या परिप्रेक्ष्य कह दीजिए, परिप्रेक्ष्य कह दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समस्या सुनो, समस्या हमारे पास क्या है। ये सब लिखते रहना बुआ, ये सब चीज, ये सब छोटा छोटा पॉइंट जो लिखते हैं ना ये की पॉइंट रहता है और ये सब लिखते रहना। देखो होता क्या है कि अगर हम व्यवहारवादी से पहले की बात करें, व्यवहारवादी से पहले क्या था, तो बुआ व्यवहारवादी से पहले था परंपरावादी, परंपरावादी विचारधारा था। अब तुम कहोगे सर परंपरावादी विचारधारा में कौन कौन थे। बुआ परंपरावादी विचारधारा में ना कौन कौन था, बुआ अरस्तु था, प्लेटो था, ये लोग सब लोग थे। और ये सब लोग कैसे काम कर रहे थे, पुराने विचारधारा के अनुसार। भाई ये सब काम कैसे कर रहे थे, तो ये सब कर रहे थे पहले बच्चों पुराने विचारधारा के अनुसार। यानी किसी प्रकार से हम राजनीति को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और ये सारे जो है ना परंपरावादी विचारधारा ये चलते थे नगर और राज्य के अनुसार। यानी अपने अपने राज्य को राजनीति से जोड़ता था, किसके अनुसार, नगर या राज्य के अनुसार राजनीति को जोड़ता था। याद रखना तुम, समझ गए ना। लेकिन बच्चे अब हुआ व्यवहारवादी क्रांति। यह व्यवहारवादी क्रांति पहले बच्चों कहा जाता है 20वीं शताब्दी में हुआ है। पहला पॉइंट हुआ यह कब हुआ था, 20वीं शताब्दी में, या आप कह सकते हो 1945 के बाद कह सकते हो, या आप एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हो हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि ये तीनों शब्द पूछे गए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इन तीनों शब्द में कोई भी शब्द का प्रयोग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है ना ये 20वीं शताब्दी में आया है, या आप कह सकते हो 1945 के बाद कह दीजिए या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कह दीजिए। प्यारे बच्चों यह क्या करता है, यह थोड़ा सा ना तथ्यों पर ज्यादा ध्यान देता है, तथ्यों पर अधिक जोर देता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, अधिक जोर देता है तथा जोर देता है तथा प्यारे बच्चों तथा यह जो है ना यह मतलब अवधारणा तथ्यों पर ज्यादा देता है और मूल्यों पर कम ध्यान देता है, मूल्यों पर कम ध्यान देता है, मूल्यों पर कम ध्यान देता है। अब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, ध्यान देता है क्योंकि देखो वैज्ञानिक राजनीति का मतलब ही है तथ्य, प्रमाण, परीक्षण के आधार पर चलना। अगर इस पे आधार पर नहीं चल रहे हैं तो वैज्ञानिक राजनीति होगा ही नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो ये जो है ना याद रखना बच्चे, ये जो है ना प्यारे बच्चों मूल्यों पर यानी मूल्यों पर कम ध्यान देता है और तथ्यों पर अधिक ध्यान देता है प्यारे बच्चों। इनके बहुत बड़े बड़े प्रवर्तक कौन है, सबसे पहला डेविड ह्यूस्टन, डेविड ह्यूस्टन प्यारे बच्चों इनके प्रवर्तक है डेविड ह्यूस्टन। हाँ हॉब्स है ना, थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स भी इनके क्या है प्यारे बच्चों, थॉमस हॉब्स भी इनके प्रवर्तक है। यानी ये दोनों प्रवर्तक के बारे में भी आप याद रखेंगे। ये था आपके क्या व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य। यानी पहले व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य नहीं था, पहले परंपरावादी परिप्रेक्ष्य था और परंपरावादी परिप्रेक्ष्य मूल्यों पर अधिक ध्यान देता था, नैतिकता पर, लेकिन तथ्यों पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन व्यवहारवादी क्रांति जब से हुई है 20वीं शताब्दी में, तब से यह तथ्यों पर अधिक जोर देता है और मूल्यों पर थोड़ा कम जोर देता है। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना इसमें, और अगर इतने बात याद रखते हैं तो यहाँ से आपका काम बन जाएगा, हीरो बन जाओगे पहले बच्चों, तुम समझ गए ना। हाँ अच्छा ये देखिए सुनिए, यही है डेविड ह्यूस्टन, ठीक है, यही डेविड ह्यूस्टन। यानी व्यवहारवादी क्रांति से तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान में आए उस बड़े बदलाव से जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ है।
इन समय अमेरिकी विचारक ने राजनीति को नए और वैज्ञानिक तरीका से समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने राजनीति को सत्ता और सत्ता के लिए होने वाले संघर्ष के रूप में देखा। उन्होंने भाई जैसे मैकियावेली हो गया, थॉमस हॉब्स हो गया या मैक्स वेबर हो गया, इनसे प्रेरणा ली थी प्यारे बच्चों। इन विचारकों ने, ध्यान सुनो, इन विचारकों ने क्या किया, इन विचारकों ने पुराने जो अमूर्त विचार था, वही अमूर्त विचार यानी कि मूल्यों पर सबसे आधारित, मूल्यों पर आधारित को छोड़कर राजनीति को तथ्यों के आधार पर ना प्यारे बच्चों समझना शुरू किया। यानी जो पहले मूल्य के आधार पर समझाता था उस मूल्य को हटा दिया गया, अब तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास किया गया, शुरू किया गया। उन्होंने मूल्य के जगह, वैल्यू की जगह पर वास्तविक तथ्य यानी फैक्ट पर जोर दिया और साथ ही समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मतलब नीविज्ञान जैसे विषयों की तकनीकें अपनाकर राजनीति को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने का काम किया प्यारे बच्चों। समझ गया ना? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यवहारवादी क्रांति कहते हैं। एक शानदार सा प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा। अब तुरंत आ गया प्यारे बच्चों क्या, वैज्ञानिक राजनीति। क्या आ गया प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक राजनीति। ये समझो वैज्ञानिक राजनीति क्या होता है। देखो सबसे पहली बात आपको समझना यह बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। देखो दो तीन बातें तो आपको यहाँ पर मैं ये भी समझा देता हूँ। जो कुछ ऐसे शब्द है आज जो आ रहे हैं नया नया, कोई बात नहीं, मैं समझाते चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्लास लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं। वैज्ञानिक अगर हम बात करें, वैज्ञानिक प्यारे बच्चों क्या, राजनीति, इसमें तीन चार बातें समझना है। पहली बात है क्या, बात समझना है, पहली बात है देखो वैज्ञानिक जो राजनीति है ये सबसे पहला बात कहता है कि हमें तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर और तर्कों के आधार पर, तर्कों के आधार पर राजनीति करना है। तर्कों के आधार पर राजनीति करना है, आधार पर राजनीति करना है। यानी प्यारे बच्चों अगर हमारी राजनीति प्यारे बच्चों किसके आधार पर, प्रमाण के आधार पर, तथ्यों के आधार पर या तर्कों के आधार पर हो रहा है प्यारे बच्चों, तो वो हमारा वैज्ञानिक राजनीति कहलाएगा। और ऐसा ही काम एक व्यक्ति कर रहा था जिसका नाम था थॉमस हॉब्स। क्या नाम था, थॉमस हॉब्स। इसीलिए प्यारे बच्चों इन्हें वैज्ञानिक राजनीति का जनक कहा जाता है, वैज्ञानिक राजनीति का पिता। वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो इसे थॉमस हॉब्स को कहा जाता है, थॉमस हॉब्स को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। यानी तथ्यों, प्रमाणों और तर्कों के आधार पर राजनीति करना वैज्ञानिक राजनीति होता है। अब देखो वैज्ञानिक राजनीति कहता है कि अगर, वैज्ञानिक क्या कहता है, अगर हम प्यारे बच्चों मूल्यों की बात करें तो मूल्य अब पुराना हो गया, यह परंपरागत का है, परंपरागत ही बात है, इसको हम नहीं मानेंगे। सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है कि अगर नए जितने भी विचारक है, नए आप जितने भी विचारक देख लीजिए, सब इसका समर्थक करता है। यानी इसका समर्थक करता है, यानी कि भाई समर्थक देता है किसको प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक राजनीति को। यानी कहता है अब राजनीति जो हो गया पहले, वो राजनीति को भूल जाइए। अब जो हमें राजनीति करना है वो वैज्ञानिक तरीका से राजनीति करना है, क्योंकि वैज्ञानिक राजनीति होगी तभी हमारी राजनीति का विकास होते हुए चलेगा। समझ गया ना? तो सिंपल सी बात है, अगर हम वैज्ञानिक राजनीति की बात करें तो यही उत्तर होना चाहिए। यानी कि वैज्ञानिक राजनीति का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, राजनीति को तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर और तर्कों के आधार पर ना समझना। पहले प्लेटो था, अरिस्टोटल था, अरस्तु, जैक्विन था, रूसो था, ये सब जो है प्यारे बच्चों, ये सब जितने भी हैं, थॉमस हिल्स ग्रीन, ये सब दार्शनिकों ने राजनीति को अमूर्त रूप समझाया। यानी समझने में कोई बात ही नहीं थी, सब मूल्य के आधार पर समझाया प्यारे बच्चों, अमूर्त रूप से। इसको स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता था प्यारे बच्चों। समझ गए? जो आम लोगों के लिए कठिन था, बाद में निकोलो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स जैसे विचारकों ने राजनीति को ठोस, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समझाया। तथ्य भी ठोस और प्रमाण भी साथ में, इन दोनों के आधार पर बहुत बढ़िया समझाया, तो उनके सिद्धांतों को परखा और साबित किया जा सकता है। खास करके हॉब्स के विचार ने इतने स्पष्ट और मजबूत थे कि उन्हें वैज्ञानिक राजनीति का पिता भी कहा जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक राजनीति को अधिक समझने योग्य और प्रमाणित बनाता है। यानी प्रमाण के आधार पर कोई राजनीति को आगे बढ़ाता है तो हमारा वैज्ञानिक राजनीति है, जो प्रमाण के आधार पर बढ़ाता भी है और यह भी कहता है कि इसके प्रमाण मजबूत होते हैं अक्सर। समझ गए? बिल्कुल यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राजनीतिक दर्शन क्या है। भाई राजनीतिक दर्शन क्या है, तो सिंपल सी बात है, राजनीति को गहराई समझना, तर्क के आधार पर समझना प्यारे बच्चों। यानी कि अगर हम राजनीतिक दर्शन की बात करें तो राजनीतिक दर्शन का अर्थ है राजनीति को गहराई से, विचार और तर्क के आधार पर समझना। यानी वही वैज्ञानिक राजनीति वाली बात हो गई। अगर हम राजनीति को गहराई से, तर्क के आधार पर, विचार के आधार पर विचार विमर्श करके अगर राजनीति को समझ रहे हैं तो उसे हम राजनीतिक दर्शन कहते हैं प्यारे बच्चों। सिंपल सी बात है। यानी राजनीति में क्या होता है, राजनीति में होता है राज, शासन और सत्ता से जुड़ी संबंधों का अध्ययन करते हैं।
इसीलिए लोग सत्ता पाने के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। इसीलिए राजनीति सत्ता और उसके लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा से जुड़ी होती है। वही दर्शन का अर्थ समझेंगे तो सत्य और ज्ञान की खोज, यानी ज्ञान की खोज और सत्य की खोज कैसे करेंगे, तर्क के आधार पर, क्या तथ्यों के आधार पर प्यारे बच्चों, प्रमाण के आधार पर, बोलो हाँ या नहीं। तो इस प्रकार से हो गया कि अगर हम राज्य सत्ता, राज्य सत्ता प्यारे बच्चों और शासन का अध्ययन अगर तथ्यों के आधार पर, विचारों के आधार पर बहुत विश्लेषणात्मक रूप से करते हैं तो उसे हम राजनीतिक दर्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। यानी राजनीतिक दर्शन जो है राजनीति को अमूर्त रूप से देखकर यह समझने की कोशिश करता है कि राजनीतिक विचार और संस्थाएं कैसे बनी, उनकी प्रकृति क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और उनका लक्ष्य मापदंड, ऐसे मापदंड और मूल्य तय होता है से वह बेहतर समाज और अच्छा जीवन बना सकता है। बिल्कुल बच्चों, राजनीति को हम विस्तार से देखते हैं, समाज में वो कैसे लागू होता है, राज्य में कैसे लागू होता है, हमारे देश को कैसे चलाता है, समझ गए इन सारी बातों को। तो प्यारे बच्चों उसे हम राजनीतिक दर्शन कहते हैं। ध्यान समझते चलो बच्चे, हम एक एक बात तुम्हें समझा रहे हैं। किस प्रकार राजनीतिक विज्ञान पोलिस शब्द से उत्पन्न हुआ, भाई ये तो बात हम बता चुके हैं भाई। जो पोलिस शब्द है, पोलिस शब्द यह यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। प्लेटो और अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने राजनीति को इसी पोलिस शब्द से जोड़कर समझाया है। प्रारंभिक समय में क्या होता था, राजनीति का मतलब नगर राज्य की व्यवस्थाएं, शासन और नागरिकों के आपसी संबंधों का अध्ययन था। यानी पहले के जमाना में जब यूनान में राजनीति विज्ञान की शुरू हुई थी तो कहा गया था कि राजनीति विज्ञान का मतलब है कि नगर राज्य में जो शासन व्यवस्था चल रहा है, नगर राज्य में जो नागरिकों के आपसी संबंध है, उन सारे संबंध या उसी शासन व्यवस्था का अध्ययन करना ही क्या कहलाया जा रहा था, वो राजनीति कहलाया जा रहा था। कहाँ पर भाई, वहां पर की बात कर रहे हैं, यूनान की बात कर रहे हैं। बाद में नगर राज्यों में जगह बड़े बड़े राज्य ले लिया। जेम्स विलफोर्ड गार्नर के अनुसार राजनीति का अध्ययन जो है राज्य से शुरू होकर उसी पर समाप्त हो जाता है। भाई कई बार कथन ये पूछा गया, गार्नर ने बताया था, ये बहुत फेमस कथन है प्यारे बच्चों, समझ गया। इसी राजनीति विज्ञान की जड़ें जो है ना पोलिस शब्द से उत्पन्न हुई है और पोलिस शब्द से बना हुआ है। मैंने बताया ना प्यारे बच्चों बार बार, इस पोलिस शब्द से क्यों बना है ये और क्यों बनाया जाता है इसको, बिल्कुल इसी आधार पर बनाया था और इसी यही कारण है राजनीति आधार को बनाने का, समझ गया। अगला प्रश्न, भाई राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, व्याख्या कीजिए। भाई किसने कहा था, गार्नर ने कहा था। यानी कि गार्नर ने क्या कहा कि राजनीति विज्ञान का राज्य का अध्ययन है। इस कथन का अर्थ है कि राजनीति का मूल केंद्र क्या है, राज्य। अगर राज्य ना हो तो राजनीति नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि राजनीति का एक संगठन रूप ही होता है राज्य। जब राज्य ही नहीं होगा तो राजनीति का संगठन रूप ही नहीं होगा, और संगठन रूप नहीं होगा तो राज्य नहीं होगा, सिंपल सी बात, राजनीति नहीं होगा। यानी कि जेम्स विल्फोर्ड गार्नर ने कहा है कि राजनीति का अध्ययन राज्य से ही शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। किसने, गार्नर ने। प्यारे बच्चों यहाँ राज्य शब्द का अर्थ केवल सरकार से नहीं है बल्कि सत्ता के हर रूप से है। हम लोग अक्सर समझते हैं कि राज्य का मतलब सरकार है, राज्य का मतलब वो देश में चल रही सरकार है, संगठित रूप है। नहीं प्यारे बच्चों, हर रूप में जहां जहां सरकार काम कर रहा है ना वो सारी बातें हैं, समझ गए। राज्य और शासन समाज में सत्ता का ही रूप होती है, इसीलिए राजनीति का जो असली विषय सत्ता और शक्ति होता है, यानी पावर होता है, समझ गए ना। हॉब्स का मानना है कि लोग स्वार्थी और लालची होते हैं, इसीलिए वो सत्ता पाने के लिए हर संभव साधन का प्रयोग करता है। इसी कारण राजनीति में धर्म और नैतिकता का सीधा स्थान नहीं होता है। हम कह सकते हैं राजनीति का सीधा सीधा अर्थ राज, शासन और सत्ता के संबंधों को गहराई से अध्ययन करना ही राजनीति होता है। और प्यारे बच्चों राज्य इसमें हमें बहुत मदद करता है। आ जाओ प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के 5 महत्व। बच्चे राजनीतिक सिद्धांत के क्या महत्व है, या राजनीतिक सिद्धांत ऐसे प्रश्न भी बन सकता है, अगर राजनीतिक सिद्धांत तुम पढ़ते हो तो पढ़ के क्या कर लोगे बताओ, कोई ना कोई होगा तब ना भाई कुछ कर लोगे तुम राजनीतिक सिद्धांत को। बच्चे मैं बता दूं आप सभी को, राजनीतिक सिद्धांत के पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे तो राज्य और शासन में अंतर समझ पाओगे। आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि ये शासन व्यवस्था कैसे चलती है। आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि आपके अधिकार क्या हैं और आपकी कर्तव्य क्या है। आप जब पढ़ोगे राजनीतिक विज्ञान तो आपको समझ पाएगा लोकतंत्र अच्छा है कि राजतंत्र अच्छा है कि सैनिक शासन अच्छा है, क्या अच्छा है प्यारे बच्चों। इन सारी बातों की जानकारी ना आपको तब होगी जब आप राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे। आप समझ पाओगे कि कौन एक व्यक्ति अच्छा नागरिक है, क्या हम अच्छे नागरिक हैं। इन सारी बात की जानकारी ना हमें अगर प्यारे बच्चों हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। यानी राजनीति विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है कि नहीं है। तुम कहोगे बिल्कुल सर बहुत ही अधिक महत्व है प्यारे बच्चों हमारे राजनीति विज्ञान का, समझ गए। कोई दिन ना आ जाओ।
अगर राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के 5 महत्व देखें तो 5 महत्व देखो। पहला, देखो पहला है राज्य और शासन का ज्ञान, यानी प्यारे बच्चों राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से व्यक्ति जो है ना अपने राज्य और शासन व्यवस्था और राजनीतिक जीवन को बेहतर तरीका से बना पाता है। यानी प्यारे बच्चों अगर वो राज्य और शासन के ज्ञान को समझ आता है तो अपने राजनीतिक व्यवस्था को बढ़िया से संभाल पाता है या बढ़िया से चलाने का प्रयास करता है, या कैसे चलेगा, एक अच्छी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये बात की जानकारी उन्हें हो जाती है। बच्चे समझ गए। अगला है, दूसरा है प्यारे बच्चों अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी, यानी कि इससे व्यक्ति अपने अधिकार और जिम्मेवारियों को जानकर अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठ विकास करता है। आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आपने राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा अधिकार कहाँ दिए गए हैं, क्या हमारे राजनीति में जनता का रोल क्या है, हमारा रोल क्या है। इन सभी बातों में से कोई भी बात आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था की पहचान, यानी कि विभिन्न शासन रूपों में गुण दोष समझकर छात्र यह तय कर सकता है कि कौन शासन रूप सर्वोत्तम है। अभी क्या होता है, अभी लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, अगर आपके जाति के लोग हैं तो आप उसको समझ रहे हैं श्रेष्ठ है। नहीं बच्चे, थोड़ा उसके सभी पक्षों को देखो। किसी एक पक्ष में वो ढीला ढाला हो सकता है, लेकिन सभी पक्षों में ढीला ढाला है तो शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर सभी पक्षों में, अगर 5 पक्ष में वो काम कर रहा है और कम से कम 3 पक्ष में भी वो अच्छा है तो समझ लो वो शासन व्यवस्था बेहतरीन है। प्यारे बच्चों समझ गए। थोड़ा ये बात को समझने का प्रयास करो। राजनीति पढ़े, देखो पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही बात करते हैं। समझ गए। मैं ये नहीं कह रहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन ऐसी बात हम राजनीति में हम ऐसी बात इसीलिए आपको समझाते हैं। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि नहीं हम पढ़े लिखे नहीं है, नहीं है, हमको सब चीज़ आता राजनीति में, सर वैसी बोल रहे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है बच्चे, एक पढ़ा लिखा आदमी तुमसे ज़्यादा जानता है, ये बात याद रखना। अब तुम लालू यादव का नहीं लेना, तो चारा घोटाला में पकड़ा गया। हाँ नहीं पढ़ा लिखा था तब ना जी, पढ़ा लिखा था दिमाग लगाया था अच्छा से। आ जाओ, मूल्यों को समझ, यानी कि प्यारे बच्चों यह व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे अधिकार हो गया, ये सब मूल्यों की समझ विकसित करता है और कहता है राजनीतिक व्यवस्था के लिए यह कैसे जरूरी है और आपके लिए भी यह कैसे जरूरी है, आप इसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इन सारी बातों की जानकारी हमें देता है। तो प्यारे बच्चों हमारा जो है यहाँ पर पहला चैप्टर समाप्त हो जाता है। हाँ, वैश्विक दृष्टिकोण, एक और वैश्विक दृष्टिकोण, यानी बच्चों राजनीति जो है सिद्धांत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और प्रबुद्ध व्यक्ति बन जाता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ तक रहा। पहला चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो जाएगा बच्चों। पहला चैप्टर 1 जो है हमारा समाप्त हो गया। और आप याद रखोगे बच्चों, ये पहला चैप्टर जो था वो राजनीति सिद्धांत एक परिचय था, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय था, और यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। समझ गया ना। हाँ, अब इस चैप्टर के बारे में हम कोई चर्चा अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आपसे अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, हम इसकी प्रश्न का उत्तर आपको दे देंगे बच्चे। समझ गए ना। और हमें विश्वास है कोई भी प्रश्न नहीं होगा। और इसका ना MCQ वगैरह जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं ना, ये क्वेश्चन लगाया करो तुम लोग, क्वेश्चन लगाया करो प्यारे बच्चों। जो आप अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया है, तनु क्लासेस का ऐप प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर 11th की क्लास मिल रही है। और इस 11th की क्लास में आप जानते हो इस 11th क्लास की खास बात क्या है, यह बात है प्यारे बच्चों कि इसमें टेस्ट भी लगा हुआ है। जैसे तुमने इस चैप्टर को पढ़ा, इस चैप्टर के बाद आ जाओ टेस्ट, इसमें 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को धराधर मार दो, सही है गलत है। तुम्हें अगर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है यहाँ, ऑप्शन बी है यहाँ, ऑप्शन सी है यहाँ, ऑप्शन डी है यहाँ। अगर ऑप्शन बी सपोज करो ए सही है, अगर बी पर आपने लगाया तो यहाँ पर लाल कलर आ जाएगा कि आपका गलत है। अगर इस पे लगाया तो यहाँ पर हरा कलर आ जाएगा, यहाँ सही है। यानी ये सब प्रावधान आपके ऐप में है, और तनु क्लासेस के ऐप में प्यारे बच्चों डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट से देख लीजिए। मिनिमम फी, बहुत ही कम फी है प्यारे बच्चों, आप आराम से वहाँ से क्लास को ले सकते हैं। बहुत बहुत आभार प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एकदम बढ़िया से रहिएगा प्यारे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।